वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द चैनल। आज भी एक बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके साथ आई हूँ। इस पूरे वीडियो में हम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो आपकी अपील फाइल करने के लिए, अपील बिफोर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, दैट मीन्स CIT अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के सामने अगर आपको कोई भी अपील फाइल करनी है किसी भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो उस अपील को फाइल करते समय आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील, ये दो चीजें होती हैं जो उस अपील में एंटर करनी होती है। ये अपील की ये दो इम्पोर्टेंट लाइफ लाइन कह सकते हैं। ये दो स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसे आपको अपील में देने होते हैं। बिना इसके अपील फाइलिंग आपकी बेकार ही समझी जाती है। पहले ऐसा बहुत बार देखा गया है कि लोग अपील तो फाइल कर देते थे एंड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बहुत ऐसे ही कैजुअल मैनर में लिख देते। बट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि फॉर्म नंबर 35, दैट मीन्स जो हम अपील फाइल करते हैं बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स इन फॉर्म नंबर 35, उसमें ये दो डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पूरे वीडियो में, आज के इस वीडियो में एंड तक आपको रहना है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कैसे हमें ड्राफ्ट करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, एंड ग्राउंड्स आपको कैसे ड्राफ्ट करने हैं वो, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा तो उसका एक सेपरेट वीडियो है, वो भी आपको लिंक में मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में हमें क्या करना है, कैसे ड्राफ्ट करेंगे एंड इसको कैसे वो डॉक्यूमेंट बनाएं कि बिना आपके कुछ कहे ही जो भी हमारे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स है वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पढ़ के ही समझ जाएं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमने ये अपील प्रेजेंट क्यों की है। तो दोस्तों, जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है ना, ये एक आर्ट है ड्राफ्ट करने का। आर्ट इन द सेंस, बहुत अब पहले तो आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, यानी फेसलेस और ऑनलाइन अपील फाइल करने से पहले आप 1 पेज 2 पेज 3 पेज का स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दे सकते थे। बट अब जो है, अब रेस्ट्रिक्शन आ गई है एंड ओनली अप टू 1000 वर्ड्स आप इसको अपील में डाल सकते हैं। मतलब जब फॉर्म नंबर 35 भरेंगे उसमें आपके पास जो स्पेस दी गई है वो सिर्फ 1000 वर्ड्स की दी गई है, 1000 लेटर्स आई गेस। सो आपको उसमें ध्यान रखना है कि अब हमें बहुत लिमिटेड वर्ड्स में, बहुत ही प्रिसाइज एंड कंसाइज वे में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को ड्राफ्ट करना है। सो ड्राफ्टिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील फॉर filing of appeal before first appellate authority, that is CIT appeals, is an art। तो ये बात तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि इट इज डेफिनेटली एन आर्ट। वो कैसे आर्ट है, जैसे जैसे मैं आपको वीडियो के साथ लेके चलूंगी आगे एंड तक, आपको रियलाइज हो जाएगा कि इट्स डेफिनेटली एन आर्ट। सो सबसे पहले तो हम ऑर्डर पढ़ेंगे। ऑर्डर पढ़ेंगे, वो ऑर्डर पढ़ेंगे जिसके अगेंस्ट में हमको अपील फाइल करनी है। ऑर्डर पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि हमें अपील, हमें असेसिंग ऑफिसर ने हमारे साथ बहुत इनजस्टिस किया हुआ है, तो हम अपील फाइल करना प्रेफर करेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से अपना ऑर्डर पढ़ना होगा। ऑर्डर कैसा होता है ये तो आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक बार ऑर्डर दिखा देती हूँ। तो आई गेस सो दिस इज द ऑर्डर। ओके, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारा असेसिंग ऑफिसर से पास किया ऑर्डर है। एंड मेरा ये क्योंकि फेसलेस असेसमेंट स्कीम में हुआ है, सो हियर यू कैन सी ये नेशनल ई असेसमेंट सेंटर दिल्ली लिख के आना है हमारे इस ऑर्डर पे। एंड देन उसके बाद आप ये असेसमेंट ऑर्डर देखेंगे दैट द केस वाज सेलेक्टेड फॉर कंप्लीट स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर द ई असेसमेंट स्कीम 2019 ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। अब ये असेसमेंट ऑर्डर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमें फेसलेस स्कीम में, ई असेसमेंट स्कीम में आ गया है। अब वो फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2020 है। तो ये होता है ऑर्डर। हमें इस ऑर्डर, अभी जो ऑर्डर आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्सर पे, ये कर्सर जहाँ है, तो ये दिस ऑर्डर इज पास्ड अंडर सेक्शन 143(3). तो ऐसे जो अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर पढ़ते समय आपको ये भी देखना है कि आपका ऑर्डर अपीलेबल है या नहीं। तो ये 143(3) का ऑर्डर जो है वो अपीलेबल ऑर्डर है, और इसीलिए फिर अब हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। ये जो ऑर्डर पास किया है असेसिंग ऑफिसर ने, उसने इसमें बहुत सारे
एडिशंस कर दिए हैं, हमारी बात को ना समझ के, हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं किया है, उसने हमारे बहुत सारे एडिशंस कर दिए हैं, जिसकी वजह से उसने हमारी लायबिलिटी रेज कर दी है टैक्स। अभी सेक्शन 143 का अपीलेबल ऑर्डर है, तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारी मेन स्पेस पे। सो देन अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि चेक वेदर ऑर्डर इज अपीलेबल अंडर सेक्शन 246 है। यस, ये अपीलेबल ऑर्डर है। ये आपको, आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे पता चलेगा, तो जब आप फॉर्म नंबर 35 भरेंगे तो वहां ड्रॉप डाउन में आ जाता है कि आपको कौन से सेक्शन में अपील करना है, एंड वहां पे अगर वो सेक्शन आ रहा है जो आपके असेसमेंट ऑर्डर पे है, तो दैट मींस इट्स एन अपीलेबल ऑर्डर। ये बहुत ही लेम एंड लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो हियर देन यू हैव द नेक्स्ट पॉइंट, एग्जामिन द सेक्शन अंडर व्हिच ऑर्डर इज पास। वो आप देख लीजिए। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गोइंग इनटू अपील, आप ये देख लीजिए कि आपने वाकई में गलती की थी जिसकी वजह से असिस्टिंग ऑफिसर ने आपका ये एडिशन किया है। अगर वाकई में गलती करी है तो क्या आपको अपील में जाना चाहिए? कई बार हम उसकी ऑर्डर के साथ एग्री नहीं करते हैं, पर फिर भी हम अपील में जाना नहीं चाहते, क्योंकि जो लायबिलिटी होती है वो हार्डली कुछ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज की होती है। तो हम सोचते हैं कि अपील में जाने से बेटर है कि हम इसको पे करके क्लियर कर दें। सो आपको ये बेस्ट जजमेंट डिसीजन लेना है कि आपको अपील में जाना है या नहीं जाना है। अगर आपका क्लेम बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत अच्छे अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, देन ऑब्वियसली आप उसके लिए अपील फाइल करना प्रेफर करेंगे। अगर आपको ये भी लगता है कि नहीं, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है पॉइंट, तो भी आप प्रेफर करेंगे कि आप अपील फाइल करें। यू नेवर नो कि कब लॉ चेंज हो जाए, कब आपके फेवर में वो चीज आ जाए, कि कब कोई दूसरा केस लॉ आ जाए वो आपके फेवर में आ जाए। सो इट्स गुड कि अगर आपने अपील कर लिया है इन द टाइम लिमिट, क्योंकि अपील फाइल करने का सिर्फ 30 डेज का टाइम लिमिट होता है। सो यू शुड गो विद फाइलिंग ऑफ द अपील। एंड अब तो बहुत सिंपल है, सब कुछ फेसलेस है, सब कुछ ऑनलाइन है, सो यू कैन इजीली गो इन फॉर फाइलिंग ऑफ द अपील। अपील कैसे फाइल करनी है, कितने फटाफट क्विकली फाइल कर सकते हैं आप, इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, यू जस्ट हैव टू सर्च इट। नहीं मिले लिंक तो आप मुझे लिखिएगा, आई विल सेंड यू द लिंक, आई विल शेयर यू द लिंक। चेक ऑर्डर इज इनकरेक्ट, रॉन्ग, बैड इन लॉ, अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो ऑर्डर है वो किस चीज में प्रॉब्लमेटिक है। नेचुरल जस्टिस नहीं मिला है, या उन्होंने रॉन्ग सेक्शन लगाया है, या उन्होंने नोटिस नहीं दिया हमें टाइम पर, या ये सारी चीजें आपको अब उसकी टेक्निकलिटी देखनी होगी कि प्रॉब्लम कहां पर है। एंड देन द अमाउंट ऑफ डिमांड इन्वॉल्व, वो आप देख लीजिए कि नोटिस कितने अमाउंट का आया हुआ है। तो नोटिस ऑफ डिमांड होती है अंडर सेक्शन 156, इसके बिना तो कोई ऑर्डर असिस्टिंग ऑफिसर भेजता ही नहीं है। तो एक बार टैक्स कैलकुलेशन चेक कर लीजिए वो सही है कि नहीं। अगर टैक्स कैलकुलेशन या सिर्फ एरिथमेटिकली कुछ गलत है, तो उसके लिए अपील ना फाइल करके हम सीधे रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 में जा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 के लिए भी मेरे चैनल पर आपको ड्राफ्टिंग मिल जाएगी। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड वन वीडियो ऑन दिस, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। लिंक अगर नहीं मिले देन ऑब्वियसली यू कैन राइट बैक टू मी। Read order passed by AO again and again very carefully to find out the points for grounds of appeal. तो जब भी आप ऑर्डर पढ़ें, आपको अपनी डायरी पेन लेके बैठना है एंड यू जस्ट हैव टू राइट डाउन कहाँ पे प्रॉब्लम है एंड किस पॉइंट पे आपको अपना ग्राउंड रेज करना है। एंड इसी के साथ साथ हम अपने फैक्ट्स भी रिकॉर्ड करते जाएंगे। सो हम जब ऑर्डर पढ़ेंगे हमें दो काम करने हैं, एक जगह पे फैक्ट्स रिकॉर्ड करना है एंड एक जगह पे हमें अपना ग्राउंड बनाना है। फैक्ट्स कैसे रिकॉर्ड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, कैसे आपको ऑर्डर पढ़ना है, कैसे आपको फैक्ट्स रिकॉर्ड करना है। सो यू हैव टू स्टे विद मी टिल द एंड। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज वी गेट ऑलवेज द बेस्ट ऑफ। हम हमेशा वो चीज लेकर आते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल होती है। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीज एक्सप्लेन करना ये हमेशा से हमारा व्यू रहा है, सो दैट हम कुछ भी मिस ना करें, ना थ्योरी में ना प्रैक्टिकल। वी हैव द लिस्ट ऑफ फ्यू अवेलेबल ऑर्डर्स व्हिच इज एज अंडर। ये लिस्ट ऑब्वियसली इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। तो 143(1) की इंटीमेशन अगर आई है, उसमें कोई प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट में, तो आप उसको अपील में लेके जा सकते हैं।
स्क्रूटनी असेसमेंट, जो कि मैंने अभी आपको जो ऑर्डर बताया था, जिसको मैं आपको पढ़कर और कैसे उसमें से स्टेटमेंट्स निकालने, कैसे ग्राउंड्स बनाने हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ग्राउंड्स कैसे हम तैयार करेंगे, वो बताऊंगी। तो जो मेरा ऑर्डर है वो सेक्शन 143(3) यानी कि स्क्रूटनी असेसमेंट ऑर्डर है। एंड एक्स पार्टी असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 144। आपके पास 144 का भी ऑर्डर हो सकता है। री असेसमेंट अंडर सेक्शन 147, 148 हो सकता है। सर्च असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 153A, 158BC हो सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 154 हो सकता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर कंप्यूटेशन या कोई अरिथमेटिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम है एंड उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हुआ है तो आप उसके वो भी अवेलेबल है। पेनल्टी ऑर्डर्स है हमारे पास 270 और 1C, A, B, C, D सब है उसमें, तो वो देख लीजिए। ऑर्डर अंडर सेक्शन 163 ट्रीटिंग द टैक्स पेयर एज एजेंट ऑफ एन नॉन रेजिडेंट। अगर ऐसे कोई भी सेक्शन में आपका ऑर्डर है एंड अगर आपको उसकी अपील में जाना है तो सबकी जो बेस होती है वो एक जैसी होती है। बहुत सिंपल, ऑर्डर पढ़ो, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स चेक करो एंड ग्राउंड्स तैयार करो। कैसे करेंगे मैं आपको मेरे साथ बने रहना है, सो दैट मैं आपको जैसे जैसे बाय द एंड ऑफ द स्लाइड लेके जाऊं आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए कि हमें ऑर्डर पढ़ के कैसे स्टेटमेंट निकालना है और कैसे ग्राउंड बनाने। नाउ फॉर्म 35 रिक्वायर्स, ये हम कर चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील। सो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड्स ऑफ अपील में हमें क्यों इतनी मेहनत करनी है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम ये नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। The statement of facts and grounds of appeal before CIT are the vital documents when appeals are filed before the Income Tax Appellate Tribunal and High Court or Supreme Court। आप बोलेंगे ये कैसे, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, जो असेसमेंट ऑर्डर होता है, असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में हम अपील फाइल करते हैं। तो अब हमारी अपील की जो कहानी शुरू हुई है वो फॉर्म नंबर 35 से शुरू हुई है। सो फॉर्म नंबर 35 जो है उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट जो जा रहा है वो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील। हमारे एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड्स ऑफ अपील के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो उन केसेस को जब आप प्रेजेंट करते हो आपको बहुत मुश्किल होती है जस्ट टू पुट अप योर केस। कोई अगर डॉक्यूमेंट किसी के सामने गया है एंड उसमें सारी चीजें क्लियरली नोटिफाइड है, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या ग्रीवांस है, ये सब कुछ अगर सही तरीके से लिखा हुआ है तो जो पढ़ने वाला है उसे वो बहुत क्लियरली। सो आप ध्यान रखिए, पुअर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील may result in good case being lost. Statement of facts present the actual facts as to what has happened, and ground of appeal represent those issues which show the nature of the dispute between the assessee and the tax authority. Many times the statement of facts and grounds of appeal is not filed before the CIT appeal or is filed in a cursory manner. ये many times statement of facts जो है वो वाला सिनेरियो नहीं है, because we are in the faceless mode and e-filing होती है। एंड अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील नहीं एंटर करेंगे तो वो आपको फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा। बट हैंग ऑन, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लूंगी, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड्स ऑफ अपील में वहां भी कोई ऐसी वैसी चीज डाल दो, एबीसीडी भी लिख दो, तो भी वो फाइल कर लेगा, बिकॉज फाइनली इट्स अ मशीन। तो हमें एबीसीडी नहीं लिखनी है, हमें अननेसेसरी बहुत ही रूटीन सा कुछ नहीं डालना है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आप जब भी अपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाएं तो आपको ये सोच के बनाना है दैट यू आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस केस बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर केस इन सच अ मैनर कि जब आप उसके सामने जाओ तो आपको कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं हो। तो आप जब अपील फाइल करो तो ऐसा लगना चाहिए जैसे कि आप बस अपील को डिफेंड करने वाले हो। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये बेसिक डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म नंबर 35 जो आपकी तरफ से प्रेजेंट किया जाता है। एंड अगर उसमें आपने कोई भी छोटा पॉइंट मिस आउट किया तो आगे जाके उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नाउ आई एम कमिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। इसको मैं अपने ऑर्डर के साथ बताऊंगी कि हमें अपने ऑर्डर के साथ इसे कैसे कोरिलेट करके, जो अपील मैंने फाइल करी है मैं उसमें भी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कैसे रिकॉर्ड करना है। सो इट इज वेरी सिंपल। इट इज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केस, फैक्ट्स लीडिंग टू ईच एडिशन,
issues raised by assessing officer on item of petition, रेफरेंस ऑफ सबमिशन मेड बाय असेसिंग ऑफिसर, जो कि असेसिंग ऑफिसर हमेशा कहता है एसएससी ने मुझे ये रिप्लाई दिया, मैंने इसको माना नहीं क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। एंड देन रेफरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड इन सपोर्ट ऑफ सबमिशन, एंड उसके बाद समरी ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ असेसिंग ऑफिसर डिस्पाइट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ असेसिंग ऑफिसर विद रीजन। असेसिंग ऑफिसर तो अपना पूरा रीजन देगा कि मैंने ये एडिशन इसलिए किया है क्योंकि एसएससी ने ये किया है, क्योंकि एसएससी ने बी किया है, क्योंकि एसएससी ने सी किया है। तो हमें वो सारे के सारे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को रिकॉर्ड करना है और उसे रिवर्ट करना है। कैसे करना है? लेट मी चेक इट फ्रॉम द ऑर्डर। सो सबसे पहले तो हम ड्राफ्टिंग में आ जाते हैं और ड्राफ्टिंग के साथ साथ मैं आपको ओरिजिनल ऑर्डर के पास लेके चलती हूँ। सो आई हैव दिस ऑर्डर इन फ्रंट ऑफ यू ओपन ऑन द स्क्रीन। इसमें आप देखेंगे कि इसने पहला जो मुझे ऑडिशन किया है वो है बिजनेस एक्सपेंसेस, एंड इसमें बहुत क्लियरली इसने लिखा हुआ है कि आप देखेंगे उसने लिखा हुआ है कि ओरिजिनल इनकम ऐसे फाइल हुई थी और ये सब मैंने कहानी पूरी उसने लिख दी है कि एसएससी ने क्या सबमिट किया, मैंने कब नोटिस भेजा, उसने क्या दिया। तो इसमें लिखा हुआ है कि एसएससी इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अपलोडेड हर रिप्लाई की डेट लिखी हुई है। आईटीबीए मतलब इनका इंटरनल सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम, इनकम टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है उसे आईटीबीए कहते हैं। तो उसे हमने ऑनलाइन सबमिट किया है। एडिशनल क्वेरी रेज की थी इन्होंने कब, और रिप्लाई भी हमने कब सबमिट किया वो भी लिखा हुआ है। तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में आप देखेंगे, पुराने मतलब जब भी मैं फेसलेस के वीडियोस बनाती हूँ मैंने उसमें लिखा हुआ है बहुत क्लियरली कि अगर आप कोई रिप्लाई टाइम पे नहीं दे पा रहे हो देन प्लीज आस्क फॉर एडजॉर्नमेंट। सब कुछ रिकॉर्डेड है, सो यू शुड नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द रिप्लाई। सो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि प्रॉब्लम ये थी एंड अकाउंटिंग पीरियड में इतना टोटल एक्सपेंसेस किया है, नेट प्रॉफिट किया है। द केस को सेलेक्ट किया, क्यों किया, उसने पूरी रामायण लिखी हुई है, आई मीन द फैक्ट्स असेसिंग ऑफिसर ने लिखा हुआ है। उसने रीजन दिया हुआ है कि हमने इनको क्यों सेलेक्ट किया है, उसके लिए इनकम ज्यादा है एंड रिटर्न इनकम कम दिखाई है, टैक्सेबल इनकम बहुत कम हो गई है इनकी। तो एसएससी असेसिंग ऑफिसर कह रहे हैं कि हमने उन्हें सब्सटैंशिएट करने को बोला था, इतने एक्सपेंसेस के आपके इतने खर्चे हुए हैं, तो इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो इसके रिप्लाई में हमने जो एसएससी है उसने लेजर अकाउंट लगा दिया और उसने अदर एक्सपेंसेस और ये सारा जो हमने एक्सप्लेनेशन जैसे दिया था वैसा ही उसने छाप दिया है। तो आपको भी अपना रिप्लाई देते समय बहुत ध्यान रखना है कि जब आप असेसिंग ऑफिसर को भी रिप्लाई दो तो उसको ऐसे दो क्योंकि वो सब जगह इसी को आपको प्रेजेंट करने वाला है। सो दैट द रिप्लाई सबमिटेड बाय द एसएससी हैज बीन कंसीडर्ड, द एंट्रीज इन अदर एक्सपेंसेस मेनली रिलेटेड टू एक्सपेंसेस ऑन फूड रिफ्रेशमेंट। अब वो अपना तर्क वितर्क अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं असेसिंग ऑफिसर। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि सिमिलर एंट्री, सेम तरीके की एंट्री जनरल एक्सपेंसेस में भी डाली है, तो इसी वजह से उसने एडहॉक डिसअलाउंस कर दिया है। तो मेरा वाला जो ये केस है वो बेसिकली एडहॉक डिसअलाउंस का है। इसमें सारे ही एक्सपेंसेस एडहॉक वे में डिसअलाउ किए हैं। अब हमारे पास असेसिंग ऑफिसर हमें क्या तर्क और वितर्क दे रहे हैं वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो हमने ये जो लेजर एक्सपेंसेस सबमिट किए थे वो सारा का सारा यहाँ पे उसने प्रोड्यूस कर दिया है ऑर्डर में ही। फिर उसके बाद उसने सारे एडिशन करने के बाद पेनल्टी नोटिस भी इशू करने के लिए कह दिया है। तो हम इसका भी एक ग्राउंड लेंगे कि पेनल्टी प्रोसीडिंग को इनिशिएट ना किया जाए। तो अब हमने केस को समझ लिया है कि हमने सारे सबमिशन तो दे दिए। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा है कि बिफोर पासिंग दिस ऑर्डर शो कॉज नोटिस डेटेड सो एंड सो वाज सबमिटेड एंड एसएससी ने इसका कोई रिप्लाई किया नहीं है। ओरल सबमिशन और पर्सनल हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वो कह रहे थे, बट हो सकता है एसएससी ने किसी तरीके से मिस आउट कर दिया है। तो दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ना जिसमें असिस्टिंग ऑफिसर आप पे इल्जाम लगा रहा है कि आपको मौका दिया गया था, आपने उसे किया नहीं, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है क्योंकि असिस्टिंग ऑफिसर हमेशा अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग बताएंगे एंड एसएससी के ऊपर पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट करेंगे कि आप एक्सप्लेन कीजिए, हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप अपने आप को बचा लीजिए। अब कैसे बचाएंगे? तो अब हम अपील फाइल करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनाएंगे, ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाएंगे। तो अब जो मेरे पास जो केस है उसमें मैंने आपको समझा दिया, एडहॉक डिसअलाउंस किया है। सो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पे अब हम आ जाते हैं कि हम इसको कैसे ड्राफ्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को हमें बहुत केयरफुली बनाना है सो दैट हम इसमें सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, सारे फैक्ट्स बिल्कुल
क्लियर होने चाहिए, फ्री फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शंस होने चाहिए कि असेसिंग ऑफिसर ने जो कहा आपने उसको अगर एग्री किया है, एग्री कीजिए, आपने क्या सबमिट किया है, उसने अदरवाइज अंडरस्टैंड किया है तो आप उसको लिखिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है ऑल फैक्ट्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कॉन्ट्रडिक्शन, समरी ऑफ ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स शुड बी अटैच्ड इन पास गिविंग फैक्ट्स विद इंपॉर्टेंट एविडेंसेस। तो असेसिंग ऑफिसर ने जो भी कहा है, एविडेंसेस को वो छुटला नहीं सकते। हमारे पास जितने भी प्रूफ्स हैं वो सब हमारे फेवर में बोलेंगे, है ना। तो the general clause about the assessee is sufficient enough to understand about the assessee's business and the grounds of appeal should be part of the framework। तो आप ये देखेंगे मैंने इसमें लिखा है कि असेसी के बिजनेस को असेसी अच्छे से जानता है। हाउ विल द असेसिंग ऑफिसर नो? ऑफिसर को कैसे पता है कि वो बिजनेस अपना कैसे मैनेज करता है? बट हमारे इस वाले केस में जो हमारा एसएससी था वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो था वो कैश में करता था। उस कैश के एक्सपेंडिचर के चक्कर में उसका ये केस स्क्रूटनी में आ गया कि आपके एक्सपेंसेस बहुत हायर हैं और वो भी सारे कैश में। तो अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे डिपार्टमेंट को कि हमारा काम ही ऐसा है कि इसमें कैश ज्यादा होता है। कोई भी चाय वाला, ठेल वाला या जो भी है, ये सब लोग क्या हमारे मेजर एक्सपेंसेस यही है, तो क्या ये लोग चेक या क्रेडिट कार्ड थोड़ी लेते हैं। सो इस पूरे अपील में मैंने एक्सप्लेन किया है एंड ये बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको कैप्चर किया है। सो द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट शुड बी क्लीन एंड नॉट कलर्ड बाय ओपिनियन। तो हम इसमें ओपिनियन नहीं देंगे, ध्यान रखिए। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनाते समय हमें कोई अपनी ओपिनियन नहीं देनी है। वी हैव टू लिस्ट ओनली द फैक्ट्स। क्या है, क्या होना चाहिए, नहीं क्या है, उस समय क्या था, क्या है, हमें वो लिखना है। सो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट शुड गिव एग्जैक्ट सिचुएशन कि हमने, उन्होंने क्या मांगा, हमने क्या दिया, हमारा बिजनेस एक्चुअली कैसे चल रहा है, उसका फैक्ट्स हमको देना है। एंड वो बहुत ट्रूथफुल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज आप यूं ही नहीं लिखते हो। हर चीज के आपके पास एक वजह होनी चाहिए, बेसिस होना चाहिए। और ग्राउंड वाइज स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट लीजिए, जैसे मेरे पास 5-6 तरीके के एडिशंस किए हैं, तो मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मैंने कैसे बनाए हैं मैं आपको वहां लेके चलती हूँ। सो दिस इज माई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ये मैंने 1000 लेटर्स का नहीं लिखा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, इसको मैंने बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। बट आपको ये स्पेशल कैरेक्टर्स और ये सब हटाने होंगे जो मैंने इसमें, क्योंकि वर्ड फॉर्मेट में ड्राफ्ट किया इसीलिए। तो आप देखेंगे दी एसोसिएट इज एन इंडिविजुअल एंड कैरिंग ऑन इंश्योरेंस एजेंसी बिजनेस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इंश्योरेंस एजेंसी बिजनेस कैरी कर रहे हैं। तो एसपी ई फाइल और ये सारी हिस्ट्री मैंने दे दी है। एंड फिर उसके बाद मैंने इसे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें मैंने एक ही वाले पॉइंट में फटाफट से एडॉक डिसअलाउंसेस लिख दिए हैं कि एडॉक डिसअलाउंसेस उन्होंने क्यों किए। तो ये मैंने बहुत कंसाइज, आप देखेंगे उनका एक एक पैराग्राफ में एक आया है, मैंने एक एक लाइन में इसको कंसाइज कर दिया ये डिसअलाउंसेस। और फिर उसके बाद मैंने नीचे वाले पॉइंट में जो मेरा फोर्थ पॉइंट है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है, एग्जैक्ट फैक्ट दिया है कि एक्चुअल फैक्ट क्या है, इसमें मैंने लिखा है The AO has failed to appreciate considering the nature of business of the assessee। एंड मैंने एक्सप्लेन किया है कि इनका जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो कैश में होता है, उसका प्रॉपर एविडेंसेस है, हमारे पास वाउचर्स हैं और रेगुलर रिकॉर्डिंग है। तो ऐसा मैंने बहुत क्लियरली इसमें मेंशन कर दिया है। तो ये हमारा फैक्ट है, बेसिक फैक्ट यही है। और लेजर अकाउंट देते समय कोई गलती हो गई होगी तो वो सॉफ्टवेयर का एरर था, वो हमने मेंशन कर दिया है कि हम हमारे पैकेज में सारी एंट्रीज को मेंशन करते हैं, सारी एंट्रीज लिखते हैं, कैश मेमोज हमारे पास सब है। अब कैश मेमोज की जेन्युइननेस को ही एओ ने डाउट किया है, तो इसका इलाज हम क्या कर सकते हैं। अब हमने कोशिश की है कि जहां जहां से कैश मेमोज मिले हमने उसे अपने रिकॉर्ड में रखे हैं। एंड आप उस पर भी डाउट करोगे देन हम अपने कोई केस को एक्सप्लेन ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उसके बाद फिर एओ जस्टिफाइड, उसने एओ ने कहा कि नहीं, हमारा मतलब जो ऑर्डर में लिखा है असिस्टिंग ऑफिसर ने कि वो उसको वो जस्टिफाइड एक्सपेंसेस लगते नहीं है, इसीलिए वो उसे लंप सम डिसअलाउ कर रहे हैं। तो फिर हमने उसी तरीके से ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेंशन कर दिया है एंड फिर उसको हमने यहाँ पे ड्राफ्ट करके लिख दिया।
तो अगर आपको ऐसी ड्राफ्ट कॉपी भी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट की, तो आप मुझे एनी टाइम लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर हो जिसको आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बनाने में दिक्कत है, देन यू कैन सेंड इट टू मी। आई विल हैव आई विल बी हैप्पी टू ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट फॉर यू। तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकती हूँ। तो आप ये चीज का ध्यान रखिए कि मैंने इसमें बहुत क्लियरली देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है, दी आरसीसी कुड नॉट रिप्लाई। वो जो लास्ट में मैंने आपको पॉइंट दिखाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, द एयर शो कॉल्स ऑन 12 विद प्रपोज्ड एडिशन डायरेक्टिंग दी एसएससी टू सबमिट दी रेस्पॉन्स बाय 18, मतलब 6 दिन के अंदर एसएससी को बोला है कि आप रेस्पॉन्स सबमिट करो। अब एसएससी की जब शादी हुई थी तो वो शादी की चीजों में बिजी थी। अब 6 दिन के अंदर वो उसने तो नोटिस ही नहीं देखा जो एसेसिंग ऑफिसर ने दिया था। तो मैंने ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी की मैरिज या कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है घर पे, एंड यहाँ पे तो एसएससी की खुद की शादी थी जो केस में आपको रेफर कर रही हूँ, तो ऐसे केस में फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एसएससी आपका नोटिस देखकर उस पर तुरंत रेस्पॉन्ड करे। ये नोटिस ही खुद एसएससी ने 1 महीने बाद देखा जब उसका ये ऑर्डर छप कर आ गया। तो ये बेसिक मेरा फैक्ट है। आप बोलोगे कि अरे उसकी शादी होगी तो उससे इसको क्या लेना देना, ये तो कंप्लायंस कंप्लायंस होता है। यस, कंप्लायंस है, बट एसएससी इज अ ह्यूमन बीइंग, एंड क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है तो वो अपनी शादी में बिजी थी, एंड इस वजह से शी माइट हैव स्किप्ड इट। तो हमने ये फैक्ट एक ऐसा फैक्ट है जिसे मेंशन किया है, एंड इट्स अ जस्टिफाइबल फैक्ट कि आपने 6 दिन में रिप्लाई क्यों नहीं किया। एंड आई थिंक ये मेरिट ले लेगा। वेल, जब इसका ऑर्डर आएगा देन आई डेफिनेटली शेयर दिस विद यू। दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल ऑर्डर। सो मैंने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को ग्राउंड्स ऑफ अपील के साथ मिक्स नहीं किया है। आपने देखा मेरा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स सिर्फ फैक्ट्स बता रहा है, देयर इज नो ग्राउंड इन इट। मैंने कोई ग्राउंड नहीं दिया है। और डू नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स, हमें स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं करने हैं। मेरे इसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर्स सब कुछ मिलेंगे, क्योंकि मैंने बाद में इसको कॉपी पेस्ट करते समय इसमें से स्पेशल कैरेक्टर्स बता दिए थे। तो आप अगर देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्म नंबर 35 जो है, ये मेरा 1000 वर्ड्स से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है। 1000 वर्ड्स में भी मैंने अपना ये केस बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, यहाँ सब कुछ लिख दिया है, एंड 1000 वर्ड के अंदर मैंने अपना पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट लिख दिया है। सो दिस इज ट्रूली अमेजिंग, एंड मैंने ये फैक्ट को बहुत कंसाइज तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, एंड आई एम श्योर कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा केस समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली आपकी जब ड्राफ्टिंग होती है तो वो ड्राफ्टिंग ऐसी ही होनी चाहिए कि आपका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पढ़ते ही सीआईटी को एक अंदाजा आ जाएगा कि एक्चुअली इनकी डिमांड क्या है और ये कहना क्या चाह रहे हैं। राउंड्स ऑफ अपील में तो वो जब तक जाएंगे तब तक सिचुएशन पूरी क्लियर हो जाएगी, क्लियर पिक्चर आ जाएगी उनके सामने। कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट शुड नॉट बी ड्राफ्टेड इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यस, आर्ग्यूमेंट्स कोई नहीं देने हैं, हमें जो चीज जैसी है वैसी बतानी है। हमने असेसिंग ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट दिया, उसने उसको कंसिडर नहीं किया, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, वो हमें बताना है कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, उसने देखा नहीं, उसने हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि हमें फैक्ट्स में लिखना है। फैक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट शुड बी सिंपल एंड वेरी क्लियर, बिल्कुल भी अनएम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, फैक्ट्स ही डिस्प्ले पे होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स की लैंग्वेज बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए, टेम्परेट होनी चाहिए, डिसेंसी होनी चाहिए। असेसिंग ऑफिसर हमारे हमेशा रेस्पेक्टेड होते हैं, वो उनको लगा उन्होंने किया, बट हमें उसको रिवर्ट करने की भी अपॉर्चुनिटी मिली है अपील फाइल करके। So we should not get any intemperate language on the records, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट में हमें कुछ नहीं देना है, एंड इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग कि हम अपनी डिसेंसी मेंटेन रखें, चाहे वर्ड्स के थ्रू या रिटन लैंग्वेज के थ्रू। आप डिसएग्री होना आपका राइट है, बट आपको गलत लैंग्वेज यूज करना इज नॉट एट ऑल अलाउड। डिसएग्री करिए, आप उसे वैलिड आर्ग्यूमेंट्स की तरह रखिए। Issues such as lack of proper opportunity of being heard or violation of any other principle of natural justice. Principle of natural justice तो ऐसी चीज है जिसपे हम पूरा दिन बात कर सकते हैं। It is such a versatile topic. And ये बहुत सारे केसेस में हम इसी की पनाह लेके अपनी बात रखते हैं।
तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें इसे भी कैसे यूज करना है। इट्स अ वेरी वेरी गुड वेपन। वेपन शील्ड है ये हमारे लिए, वेपन तो नहीं है, ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव शील्ड है जिसे हम यूज करते हैं। और डिपार्टमेंट हर बार हमें मौका देते हैं। डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स भी हैं जिसमें वो हमें हमेशा मौका देते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें, वो डिसएग्री होता है हमारी चीजों से, पर वो हमें पूरे मौका देता है हमारी चीजों को प्रेजेंट करने का। सो डू नॉट रेफर केस लॉज व्हाइल ड्राफ्टिंग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। यस, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स को ड्राफ्ट करते समय आप बिल्कुल भी कोई भी केस लॉ नहीं देंगे। केस लॉ तो आप देने का अब तो गुंजाइश ही नहीं है, पहले तो भी लोग दिया करते थे। वो इसलिए क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 1000 वर्ड का लिमिटेशन है। Then the relief rate for may kindly be allowed and the order of the assessing officer may kindly be quashed. ये क्लोजिंग स्टेटमेंट हम लिखते हैं और सेट असाइड एनुअल मॉडिफाइड। तो हम जब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट लिखते हैं तो लास्ट में हम प्रेयर करते हैं, सीआईडी अपील के सामने हाथ जोड़ के विनती कर बंद होकर विनती करते हैं कि कृपया आप हमारी बात को समझिए, जो हमने लिखा है वो बिल्कुल सही है, और आप एसेसिंग ऑफिसर का जो भी ऑर्डर है उसे सेट असाइड कीजिए, एनुअल कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, कॉस्ट कर दीजिए और इस डिमांड को खत्म कर दीजिए। सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग एंड इसको ड्राफ्ट करना बहुत आसान है। अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है एंड आपने ध्यान दिया है, मैंने आपको प्रॉपर पॉइंट वाइज जो ऑर्डर है उसको एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे देखना है, कैसे आपको एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना है। तो वो आप अगर पढ़ेंगे और अपना स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ड्राफ्ट करेंगे, उसके साथ साथ आपको ग्राउंड्स भी लेने हैं। ग्राउंड्स इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट दिस थिंग, क्योंकि ग्राउंड्स में हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं। ग्राउंड्स में आर्ग्यूमेंट देते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, एंड एसेसिंग ऑफिसर ने हमारे साथ क्या किया है हम उसको भी चैलेंज करते हैं, रिवर्ट करते हैं। तो ग्राउंड्स ऑफ अपील इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को लोग नॉर्मली मिस करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे लगता है ये दोनों चीजें, एक लेफ्ट हैंड है एक राइट हैंड है। तो अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा वाला मजबूत हाथ है, तो मैं कहूंगी दोनों मजबूत हाथ है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन एनी ऑफ दी हैंड। मुझे राइट हैंड भी चाहिए, मुझे लेफ्ट हैंड भी चाहिए, सो नो एक्सक्यूज। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स ऑफ अपील है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो ग्राउंड्स ऑफ अपील है, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड ये दोनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, बिना इसको अच्छे से स्टडी किए आप सोच ही नहीं सकते हैं कि आप अपने अपील में सक्सेसफुल रहेंगे। ये दो चीजों पे, ये दो स्टेटमेंट पे आप वर्कआउट कर लीजिए एंड यू गोइंग टू विन द केस। शुरू में ही इतना अच्छा होमवर्क कर लो कि फाइनल जब आए तो आपके पास वो सारी चीजें हों, सो दैट आप अपने अपील को जीत पाओ। ग्राउंड्स ऑफ अपील में केस लॉज कैसे हमको देखना है, उसको किस हद तक इंक्लूड करना है, उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। तो आई होप यू लाइक दिस। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कैसे बनाना है, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, आई मेक श्योर आई आंसर। आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर है जिसका आप मुझसे स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ड्राफ्ट करवाना चाहते हैं, डू लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। अभी तक अगर लाइक और शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, आई एम श्योर। अगर पर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए, प्रोफेशनल फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ आप इसे शेयर कीजिए जो इसका बेनिफिट ले सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड, एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक स्टे फिट एंड हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।